तो आज बेसिकली नया चैप्टर शुरू करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। जैसे कि इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पढ़ा था टाइप्स ऑफ करंट, डीसी करंट, एसी करंट। तो वहाँ क्या था, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो पार्टिकुलर एक टाइप्स ऑफ करंट में यहाँ अपने को अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना। तो क्वेश्चंस एराइज होता है, व्हाट डज एसी स्टैंड्स फॉर। तो एसी स्टैंड्स फॉर का मतलब, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग इन एसी में। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम ही अल्टरनेटिंग, मतलब अल्टर मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव मतलब एक बार निगेटिव। मतलब इसका जो बिहेवियर्स होते हैं वो साइनोसॉइडल बिहेवियर होता है, एक बार इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके का बिहेवियर होता है अल्टरनेटिंग, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो अल्टरनेटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है, that is it is the polarity of voltage source which causes the current to flow in one direction and then reverse the flow in the opposite direction। वही चीज है, करंट फ्लो एक डायरेक्शन में होगा फिर दूसरे डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा, जो कि आपको साइन के कर्व से दिख रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी। एसी का मतलब क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रिकल करंट दैट राइज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, जीरो से पहला क्या गया, मैक्सिमम तक गया इन वन डायरेक्शन, देन फॉल्स होके कहाँ गया, फिर जीरो पे आ गया, फिर अगेन देन राइज इन मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम गया, फिर अगेन ये जीरो आ गया। तो पहले जीरो था फिर मैक्सिमम हुआ फिर जीरो आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैक्सिमम गया और फिर से जीरो आ गया। दिस इज द वोल्टेज टाइम ग्राफ जो कि मैंने आपको बना के बताया। ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। दिस इज द वन साइकिल, मतलब एक पॉजिटिव्स और एक पॉजिटिव्स और एक निगेटिव्स, ये मिला के पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है। एक पॉजिटिव में गया एक निगेटिव में हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड वन साइकिल। यहाँ भी वही चीज हो रहा है इस डायग्राम में, एक पॉजिटिव्स दिस, नीचे वाला हो गया निगेटिव और एक पॉजिटिव, दिस इज वन साइकिल। एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों सिर्फ क्या है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, बस क्या है डायरेक्शन अपोजिट है। अदर टाइप्स ऑफ करंट की अगर बात करें, डायरेक्ट करंट जो कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही बताया था, डायरेक्ट करंट है ना। डायरेक्ट करंट का मतलब अपन डीसी बोलते हैं, करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, केवल वन डायरेक्शन में जो फ्लो हो दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। जो कि घर में बैटरी वगैरह में जो यूज करते हैं, या मोबाइल चार्जर जो रहता है, या मोबाइल के जो बैटरी रहती है, या जो भी बैटरीज वगैरह रहते हैं, घड़ी वगैरह जो लगाते हैं, ऑल आर द डीसी करंट। दिस इज द ए डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट, जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। नेक्स्ट ग्राफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें या थ्योरेटिकल्स में बात करें, ये पूछते हैं क्वेश्चन से, एसी और डीसी में डिफरेंस। तो एक डिफरेंस तो आपको दिख रहा है कि डीसी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है और अल्टरनेटिंग करंट बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है। एसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज पीरियडिकली इन रिवर्स डायरेक्शन, वेयर डीसी फ्लो इन इलेक्ट्रिकल चार्ज इन ओनली वन डायरेक्शन। And the time taken by alternating current to go through one cycle change is called the period। टाइम कितना लगेगा पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में, 2 पाई बाय ओमेगा, वन कंप्लीट साइकिल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल। इसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया, V साइन ओमेगा टी। बेसिकली क्या होता है, V इक्वल टू V मैक्स साइन ओमेगा टी बोलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटीज। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली 2 पाई एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, और एंगल क्या होगा आपका, ओमेगा टी हो गया। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन या 2 पाई एफ, जो भी हो। कुछ बुक्स में एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में
एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एन इज द आल्सो फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता दिया। और ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 11th में, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को साइनोसॉइडल करंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ आप जब देख रहे हो, ये ग्राफ किसका है, साइन थीटा का ग्राफ है। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, 1/t ω/2π। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा 11th क्लास के फिजिक्स में, वेव चैप्टर्स में पढ़ा होगा ये वाला। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी एंड डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ताकि आप कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई इंजन कुछ इस तरह से हो तो उसमें आप पहचान सकें कि दिस इज द डीसी और दिस इज द एसी। अब एक फर्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द डीसी सोर्स। डीसी सोर्स का मतलब बैटरी वोल्टेज डज नॉट वेरी विथ टाइम। बैटरी का वोल्टेज टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। दिस इज V इक्वल टू EMF, दिस इज द बैटरी। और एसी सोर्स के लिए क्या होगा, EMF इक्वल टू E0 साइन ω2। और E0 क्या है, मैक्सिमम EMF की बात कर रहे हैं। ये आपके डीसी का डायग्राम है और ये आपके एसी सोर्स का डायग्राम है। सोर्स वोल्टेज वेरीज विथ टाइम। डीसी में सोर्स वोल्टेज दो टाइम के साथ वेरी करता है, जबकि एसी डीसी में वेरी नहीं करता है। वोल्टेज किसके इक्वल है? हाँ, वोल्टेज दोनों तो वही तो ना, वोल्टेज को ही तो अपन ईएमएफ भी बोलते हैं, बस दोनों का फर्क क्या है, एसी सोर्स। हाँ, एसी सोर्स में क्या होता है कि वोल्टेज वेरी करता है टाइम के साथ साथ, जबकि डीसी में वेरी नहीं करता है। देखता है अपन मोबाइल चार्ज के लिए चार्जर लगाते हैं, तो चार्जर का काम क्या रहता है, जो घर में जो एसी है, एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। सिर्फ चार्जर का काम क्या रहता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल को चार्जिंग का काम करता है। तो मतलब डीसी में क्या होता है, वोल्टेज वेरी नहीं करता है टाइम के साथ, जबकि एसी में वेरी करता है। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, अभी मैंने बताया था कि टाइम के साथ वोल्ट करंट वेरी कर रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट होता है। सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, I इक्वल टू I0 साइन ω/t। I0 इज द मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, I इज द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ द करंट एंड टाइम t पे, और I0 इज द पीक। अभी मैंने बताया था पीक बोलो या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोलो, पीक करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आप बोल सकते हैं। और ओमेगा भी मैंने बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ω/t क्या हो जाएगा आपका, फेज पूरा का पूरा। जैसे कि I इक्वल टू I0 साइन ω/t मैंने बताया था, तो पूरा का पूरा ω/t है ना, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। माने दिस इज द फेज, इसको क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। ये याद रखना, एंगल को इसमें फेज बोलते हैं, करंट I का फेज। और ओमेगा तो भी मैंने बताया था 2π/t, या ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, और f इज द फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम पीरियड। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग EMF। द EMF हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम, वैसा EMF जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ टर्म क्या आ गया आपका, अल्टरनेटिंग। और अल्टरनेटिंग में क्या होता है, चेंज होना, टाइम के साथ कुछ भी चीज चेंज हो रहा हो। तो यहाँ अगर EMF की बात कर रहे हैं तो टाइम के साथ क्या होगा, EMF चेंज होगा। द EMF हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग। उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगा, जैसा कि डायग्राम से बताया, दिस इज द डायग्राम। तो ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगा। इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, इक्वल टू E0 साइन ω/t। E0 इज द मैक्सिमम EMF या पीक EMF बोल सकते हैं, जो भी हो, इज द इंस्टेंटेनियस EMF, और E0 इज द पीक या मैक्सिमम EMF। एन अल्टरनेटिंग करंट एब्रिविएट एज AC और AC, नॉट AC और AC। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को अपन किसमें बताएंगे, AC। दिस इज द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलो या अल्टरनेटिंग EMF बोलो, आप जैसा जो भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज करें। अल्टरनेटिंग EMF भी बोल सकते हैं या अल्टरनेटिंग करंट भी बोल दें। तो ए करंट टाइम ग्राफ है, या EMF पेज ग्राफ है, फाइज द पेज ग्राफ है। तो ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव्स में I0,
पीक करंट या मैक्सिमम करंट, नीचे भी वही है, पीक या मैक्सिमम करंट ही है, लेकिन सिर्फ निगेटिव डायरेक्शंस में है। और दिस इज द ये ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ। ये भी यहाँ मैक्सिमम ईएमएफ भी बता रहा है, लेकिन निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्ट। ये क्या है, ठीक है, जीरो यहाँ से स्टार्ट हुआ। ए एंगल क्या होता है यहाँ 90 डिग्री, यानी π/2 हो गया, π/2 हो गया। ए एंगल दिस इज द पाई, और ए एंगल हो गया आपका 3π/2, मतलब ए दिस इज द 0, 90, 180, 270, और ए एंगल हो गया आपका 360 डिग्री हो गया। और यहाँ का टाइम पीरियड π/2 पे क्या हो जाएगा आपका t/4, और जब पाई एंगल रहेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका t/2, और जब एंगल 3π/2 रहेगा तो टाइम पीरियड इज 3t/4 हो जाएगा। और 180 पे क्या होगा आपका t होगा, तो ये याद रखना। अब ओ ए बी की बात करते हो, ओ ए बी, अब मैंने बताया था कि इस पूरे को क्या करेंगे, हाफ साइकिल, तो सॉरी फुल साइकिल है ओ ए बी, तो आधा जो बन रहा है आइदर दिस या आइदर दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ साइकिल हो जाएगा, दिस इज द हाफ साइकिल। अब पार्ट बी सी डी की बात करें, दिस इज द अनदर हाफ साइकिल, लेकिन ए पॉजिटिव था तो ए क्या है आपका निगेटिव है, बस ये है हाफ साइकिल, और टोटल क्या कहलाएगा आपका फुल साइकिल कहलाएगा। अब देखिए, अब डायग्राम से क्या दिख रहा है कि द वेरिएशन ऑफ करंट और वोल्टेज बिटवीन 0 to पाई के बीच बात कर रहे हैं, तो वेरिएशन ऑफ करंट या वेरिएशन ऑफ वोल्टेज क्या हो गया, above the reference line is positive half cycle, this is the positive half cycle या पॉजिटिव पल्सेस बोल रहे हैं। और 0 से पाई के बीच में याद रखना, 0 से पाई के बीच जब फेज एंगल हो तो क्या होगा आपका पॉजिटिव पल्सेस होगा, लेकिन जब पाई से 180 के बीच में आ जाएगा, दिस इज पाई से 360, पाई है ना, तो 180 से 360 के बीच में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव पल्सेस हो जाएगा। अब इसके आंसर बताओ क्या होगा, क्या क्वेश्चन कर रहा है, हाई वोल्टेज और लो करंट। हाई वोल्टेज एंड लो करंट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का करेक्ट एब्रीविएशन क्या है, थर्ड वाला। सही है, एसी, मतलब इसमें क्या बीच में पॉइंट वगैरह नहीं देंगे, डेसिमल या स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, डायरेक्ट एसी लिख। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या ईएमएफ क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने बताया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटीज में। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, जैसा कि नाम है इंस्टेंट है ना, इंस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, the value of current in an AC circuit at any instant of time is called instantaneous current। मतलब अगर किसी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब मैं पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे बात करूं कि इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, इस पॉइंट पे करंट होगा, तो पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे अगर करंट की बात करें या पार्टिकुलर किसी टाइम पे अगर करंट की बात करें, तो डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं उसको। और फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बोल दे, या I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और ओमेगा टी प्लस पाई ये जो एंगल है, जैसे मैंने वहां बताया था कि इसको क्या बोलते हैं फेज, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, इट इज कॉल्ड फेज, दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई इज कॉल्ड फेज। और फाई को क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस, फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। अब देखो, द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एंड एसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अब वैल्यू ऑफ ईएमएफ एसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इसको बोलते हैं। तब जैसे देखो, E इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नोटेशन दोनों का सेम है, सिर्फ क्या नोटेशन चेंज है, यहाँ आई यूज कर रहे हैं करंट के केस में, और ईएमएफ के केस में ई यूज कर रहे हैं, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पहले भी मैंने बताया था कि आई नॉट या ई नॉट की अगर बात करेंगे, तो आई नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ई नॉट क्या है आपका ईएमएफ। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड पीक वैल्यू और
क्रिस्ट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, जैसे ये चीज मैंने डायग्राम में अभी भी बताया था, दिस इज ए डायग्राम अल्टरनेटिंग करंट का। तो ये जो होगा आपका, दिस इज मैक्सिमम करंट आई नॉट, दिस इज आल्सो मैक्सिमम करंट, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, निगेटिव है, बाकी दोनों केस में आपका मैक्सिमम करंट ही होगा। तो इसलिए मैक्सिमम करंट बोले, या इसको पीक वैल्यू बोले, या इसको क्रिस्ट वैल्यू बोले, या इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सब ऑल आर द सेम चीज है। आपने एम्पलीट्यूड वहां पढ़ा होगा 11th क्लास के फिजिक्स में, वेव वाले चैप्टर्स में। अब देखें मीन और एवरेज वैल्यू, अभी अपन क्या बात कर रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे थे, मैक्सिमम या पीक वैल्यू की बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे हैं, मीन या एवरेज वैल्यूज की, मतलब टोटल। एवरेज का मतलब होता है टोटल का सम डिवाइडेड बाय जितना भी हो, दैट इज कॉल्ड है। तो मीन का मतलब आप स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में, an arithmetic average of all instantaneous value in a sine wave for half cycle is called mean or average value। मतलब हाफ साइकिल में जितने भी इंस्टेंटेनियस करंट हुआ, मान लिया कि इंस्टेंटेनियस करंट यहाँ होगा, इंस्टेंटेनियस इस टाइम पे निकाला, इस टाइम पे निकाला, इस टाइम पे निकाला, इस टाइम पे, अलग अलग जितने भी निकाला, मान लिया कि इसके लिए I1 है, इसके लिए I2 है, इसके लिए आपका I3 है, इसके लिए I4, अलग अलग इंस्टेंटेनियस करंट निकाला। तो आपके जो एवरेज करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एसोन IN अपॉन n, जितना भी हो। ये तो मैंने n करंट लिया इसलिए, अगर आपके पास अगर 4 करंट हो, 4 अलग अलग इंस्टेंटेनियस करंट हो, मान लिया कि 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 करंट है, इसको 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आ जाएगा दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज करंट बोल देंगे। या ईएमएफ के टर्म में हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज ईएमएफ करेंगे। तो यार हाफ साइकिल इज यूज्ड बिकॉज इन ए फुल साइकिल एवरेज करंट 0 हो जाएगा, इसलिए हाफ साइकिल। क्वेश्चन अराइज होगा ना कि सर यहाँ आप हाफ साइकिल की बात क्यों कर रहे हैं। हाफ साइकिल की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप फुल साइकिल पे जाओगे, तो मैं अगर याद हो तो मैंने शुरुआत में, दिस इज द पॉजिटिव्स एंड दिस इज द निगेटिव, तो मैंने क्या बताया था कि हाफ साइकिल के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन आपका अपोजिट है। मतलब अगर ऊपर करंट 10 एम्पियर हो तो नीचे भी आपका 10 एम्पियर ही रहेगा, सिर्फ माइनस में रहेगा। तो जब दोनों का आप अगर एवरेज निकालोगे तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए एवरेज मीन करंट और एवरेज वैल्यू की अगर बात करते हैं तो हमेशा हाफ साइकिल में बात करेंगे, फुल साइकिल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फुल साइकिल में करंट आपका एवरेज करंट 0 हो जाए। क्यों 0 हो जाएगा, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होता है बट डायरेक्शन अपोजिट्स होता है। तो वही चीज है कि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, ड्यूरिंग द अदर हाफ साइकिल इज निगेटिव। सी पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन अपोजिट्स होते हैं। अब जैसे टाइम पीरियड ऑलरेडी मैंने बता हुआ है, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/t या ओमेगा बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली एवरेज करंट की अगर बात करें, एवरेज करंट फाइंड आउट करना अपने को, तो एवरेज करंट 2/पाई इंटू E0, और 2/पाई, पाई की वैल्यू आप रख दें, 2 पाई की वैल्यू आपकी इच्छा हो 3.14 रख दें, या 2/पाई की वैल्यू 22/7 रख दें, जो भी हो। अब एक क्या हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 7/11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.637। मतलब एवरेज ईएमएफ जो होगा वो मीन ईएमएफ का 0.637 टाइम्स होगा। या अगर रेशियो में बात करें तो एवरेज ईएमएफ जो होगा वो मीन ईएमएफ का 63.7% होगा। याद रखना, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो, अब इसका अपन प्रूफ करते हैं। अब एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन, मान लिया कि एवरेज वैल्यू की बात करें अपन, एवरेज करंट कोई भी अगर जनरल टर्म की बात करते हैं तो एवरेज वैल्यू जो होगा वो फंक्शन ऑफ टी होगा, और टाइम क्या हो गया T1 से T2। तो एवरेज वैल्यू आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आपने वहां भी पढ़ा होगा 11th क्लास की फिजिक्स में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन है, वही चीज है।
तो एवरेज निकालेंगे तो आप इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, मतलब एवरेज करंट हो या एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, एवरेज वोल्टेज हो, तब इस फॉर्मूले से भी ये आप निकाल सकते हैं। बस तो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो अगर याद हो तो मैंने अभी मैंने बताए थे, दिस इज द टाइम बताया था, दिस इज 0, ए मैंने बताया था T/4, दिस इज ए मैंने बताया था T/2, टाइम मैंने बताया था ये चीज। तो हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, मतलब जो पीछे फॉर्मूला था वही यूज करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से T/2, 0 से T/2 इंटीग्रेशन कर देंगे। और करंट जो भी दिया हुआ है, अब यहाँ पर ये जो करंट की वैल्यू I इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये पुटअप कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 से T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, दिस इज 0 से T/2 डी टी, और ये आई नॉट बाहर हो जाएगा और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा, दिस इज टी, 0 से T/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं आई नॉट ओमेगा, तो पहले T/2 रख देते हैं माइनस कॉस ओमेगा T/2, और फिर आप प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो 0, कॉस 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और ये रखेंगे T/2 माइनस 0, है ना। तो यहाँ भी चाहे तो ओमेगा की जगह पर आप ये रख दें, जो पीछे मैंने बताया था 2π/T रख दे। अभी तो ओमेगा रहने दो, अभी तो ओमेगा रहने दो, अभी मैं यहाँ ओमेगा रख देता हूँ, बाद में अब क्या करते हैं इसको, आई नॉट ओमेगा की वैल्यू जगह पर क्या रख दो, 2π/T, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/T इंटू टी और बाई 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा T/2। अब इसको सॉल्व कर लें, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा T/2 इंटीग्रेशन किया, और ओमेगा की जगह पर क्या रख दिया, 2π/T, अभी मैंने बताया। वैल्यू पुट अप कर देंगे सब, दिस इज T से T कैंसिल आउट, और याद रखना cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सारे वैल्यूज, तो एवरेज करंट कितना हो जाएगा, एवरेज करंट कितना हो जाएगा, 2I0/पाई हो जाएगा, या और पाई की वैल्यू अगर अपन कितना आया, 2I0/पाई, अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7, दिस इज 11, तो 7/11 I0, और 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0.637 I0। तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, 0.637 I0 हो गया, मतलब एवरेज करंट जो होगा मैक्सिमम करंट का 0.637 टाइम्स होगा। मतलब ये जो आपका है ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज हो जाएगा और सब्जेक्टिव में प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। या अगर 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो सिर्फ I0 की वैल्यू रखो, आपको एवरेज करंट आ जाएगा। यहाँ पर आपके 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा, 2 मार्क्स में आएंगे तो मैक्सिमम करंट दे देगा, एवरेज आपको फाइंड आउट करना रहेगा। और तीसरा है कि अगर प्रूफ पूछते हैं तो प्रूफ आपको 3 मार्क्स में पूछेंगे या 4 मार्क्स में किसी के साथ पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली जैसे एवरेज करंट है उसी प्रकार एवरेज ईएमएफ भी आपका यही हो जाएगा, 0.637/7 इंटू E0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर, आप बोला कि सर मीन बढ़े हैं, एवरेज करंट पढ़ा, तो अब यहाँ पहले पढ़ा आपने मैक्सिमम करंट बताया या पीक करंट बताया, फिर आपने बताया मीन करंट या एवरेज करंट की बात करें। तो जब ये दोनों करंट था ही तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी मैंने बताया था
कि एवरेज करंट जो होता है वो केवल किस में निकालते हैं, हाफ साइकिल में निकालते हैं, फुल साइकिल में नहीं निकालते हैं, क्योंकि फुल साइकिल में क्या होता है, एवरेज करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए फुल साइकिल में निकालते नहीं है। इसलिए फुल साइकिल के लिए फिर अपन जो निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बचता है। तो क्या, रूट मीन स्क्वायर, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर of all the instantaneous value of current over one complete cycle is called root mean square। अभी मैंने बताया कि कंप्लीट साइकिल में चूंकि एवरेज करंट जीरो हो जाता है, इसलिए मीन स्क्वायर अपन निकाल रहे हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। कैसे निकालते हैं, तो जितने भी इंस्टेंटेनियस करंट हुआ सभी के स्क्वायर का मीन, सभी के स्क्वायर का मीन का रूट निकाल लेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, दिस इज I1 I2 I3 तीन ही बात है। अब इसका I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर का मीन कर देते हैं 3, और इसका रूट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया फिर मीन निकाला और फिर इसका चाहे इसको मीन निकाला देन रूट कर दिया, तो दिस रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू भी उसको बोलते हैं। अब देखो, अब आरएमएस करंट क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर एवरेज, वो भी मैंने बताया था, एवरेज मतलब मीन की बात कर रहे हैं। तो आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट बाय रूट टू। अब 1 को रूट टू से डिवाइड कर दे, रूट टू की वैल्यू मालूम है 1.414, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.707 आ जाएगा। दिस इज द आरएमएस करंट इज 0.707 टाइम्स ऑफ एवरेज करंट हो जाएगा। सिमिलरली द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ करते हैं। इसको बहुत सिंपल तरीका है याद करने का, जैसे आरएमएस का निकाला, ईएमएफ का वही चीज हो जाएगा, मीन का स्क्वायर का रूट। दिस इज एंड दिस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का प्रूफ, क्योंकि एवरेज हो आरएमएस दोनों में से कोई एक का प्रूफ एग्जाम में आपको आएगा, ये याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दिस इज आई आर एम एस, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हो जाएगा, दिस इज आई स्क्वायर डी टी, 0 से t, दिस इज 0 से t ए डी टी हो जाएगा। रूट हटाएंगे तो वही चीज मैंने लिख दिया, रूट। और आई की वैल्यू मैंने बताए थे, क्या होता है आई की वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू पर, आई की जगह पर क्या रख देंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दें। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। अब चूंकि स्क्वायर है, अब इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ट्रिगो होता नहीं है, इसमें पहले ट्रिगो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 11th में आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 होता है। अब इसको यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और देन इंटीग्रेशन करते हैं इसको। अब वैल्यू रखा आई नॉट स्क्वायर, अब इसको एक क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाय टी। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि नीचे का भी इंटीग्रेशन हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, लिमिट रखेंगे 0 से t, दिस इज t माइनस 0 यानी t, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ t लिख दिया। अब देखिए ये तो हो गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक काम करते हैं, ए 2 को भी बाहर ही कर देते हैं, तो यहाँ करके 2t मैंने कर दिया। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और cos 2, cos का इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा होता है, ये याद रखना, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी, और टी के कोफिशिएंट 2 ओमेगा से आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट रख दें, आई नॉट स्क्वायर बाय 2t। अब यहाँ लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, माइनस टी की जगह पर 0, और यहाँ भी 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है, तो ये भी यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, या ओमेगा की जगह पर क्या रख दें, 2 पाई बाय टी रख दें, ओमेगा की प्लेस पे
2 पाई, तो क्या आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t। यहाँ हो जाएगा t माइनस ओमेगा की जगह पर अगर मैं रख देता हूँ तो 2 पाई बाय टी रख दे अपॉन टी, टी 2 पाई बाय टी रख दें। ये क्या आ जाएगा, यहाँ t से t गया और साइन 2 पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई। तो आपका साइन 4 पाई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 0 हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ t से t कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, मतलब क्या हो गया आपका आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अब रूट हटा देंगे तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय √2 हो जाएगा। आ गया आंसर। अब इसको आप 1 को √2 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको अच्छे से कर देना, ऐसे रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कराई दूंगा। इसको कॉपी पे प्रूफ को करके देखना, तो ये आपके प्रूफ हो गए कंप्लीट। अपना भी यही आया था, आई आर एम एस फिगर आई नॉट बाय √2 मतलब 0.707 आई नॉट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 2 प्रूफ बताए, एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एक आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के प्रूफ बताए। अब कुछ नोट पॉइंट देखते हैं एसी करंट के हिसाब से। गिवन एसी सोर्स वोल्टेज इज आरएमएस वोल्टेज। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस में अगर एसी सोर्स का वोल्टेज दिया हुआ है मतलब वो आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है। क्वेश्चंस में बोले चाहे कहें चाहे नहीं कहें कि दिस इज द आरएमएस वोल्टेज, आपको मान के ही चलना है कि जो भी क्वेश्चंस में दिए हुए है वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज ही दिया हुआ है। एंड करंट इन एसी सर्किट इज आरएमएस करंट, और जो दिया हुआ है वो आरएमएस करंट दिया हुआ है। एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड आरएमएस वैल्यू दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो एमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है ना वो हमेशा आरएमएस रीड करता है। मतलब एसी एमीटर है तो आरएमएस करंट रीड करेगा, और वोल्ट मीटर है तो हमेशा आरएमएस वोल्टेज ही रीड करेगा। दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिव। मतलब आरएमएस वैल्यू जो होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, इफेक्टिव करंट या वोल्टेज होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के बाद ये कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट चेंज हो गए कि जो भी दिया हुआ रहता है आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट दिया हुआ रहता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, एसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग हॉट वायर एमीटर्स या हॉट वायर वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, बिकॉज द हीट जनरेटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब एसी करंट किससे मेजर करेंगे, हमेशा हॉट वायर एमीटर से या हॉट वायर वोल्ट मीटर से हमेशा मेजर करना है। ऐसा इसलिए कि जो हीट जो जनरेट होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। एंड एसी प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज द डीसी ऑफ द मैग्नेटिक। मतलब डीसी जो हीट प्रोड्यूस करता है एसी का भी आपका सेम हीटिंग इफेक्ट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एसी के रिगार्डिंग देते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी ऑफ सेम वोल्टेज। अब एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि एक एसी इंस्ट्रूमेंट है और एक डीसी इंस्ट्रूमेंट है, दोनों सेम वोल्टेज पे वर्क करता है तो इस केस में एसी वाले जो इंस्ट्रूमेंट होंगे ज्यादा डेंजरस होंगे डीसी इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में। जैसे 200 वोल्ट का एसी लिया, 200 वोल्ट का एसी लिया मींस आरएमएस कितना हो गया आपका, दिस इज द इफेक्ट, आरएमएस हो गया 200 वोल्ट। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 200 √2 वोल्ट हो गया। मतलब 200 और √2 की वैल्यू रख दे 1.414। अब इसको सॉल्व कर लें। उसी प्रकार अगर 200 वोल्ट का अगर डीसी लेंगे तो आपका मैक्सिमम ईएमएफ क्या हो जाएगा, आपका 200 वोल्ट हो जाएगा डीसी का। मतलब एसी कैन प्रोड्यूस बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब एसी किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे वर्क करता है। एंड एसी आल्सो ओबे द ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ को ओबे करता है। अब इसके क्वेश्चन बताएं क्या होगा आंसर। इफ आई नॉट इज पीक करंट देन आरएमएस करंट इज क्या होगा, आई नॉट अगर पीक करंट है तो आरएमएस करंट क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज सेकंड एंड थर्ड दोनों हो जाएगा, क्योंकि 1 में √2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 707 ही आएगा, 0.707 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन का बताएं आंसर कि द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एन एसी सप्लाई
तो पीक वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ साइकिल के लिए, दिस इज ई नॉट अपॉन पाई, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 2 ई नॉट अपॉन पाई। तो ये आपके अल्टरनेटिंग करंट का जो बेसिक थे, फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, फिर इसमें अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, फिर मैंने बताया कि एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ, फिर मैंने बताया मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट एंड आरएमएस। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर की बात करेंगे। तो ये सिंपल चैप्टर्स है, ये इजली हो जाएगा।